हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ टॉपिक वर्क पावर एंड एनर्जी। और इसमें हम लोग तीन क्लास पढ़े, जिसमें वर्क के बारे में पढ़े, वर्क डिफाइंड किए, वर्क का कैलकुलेशन सीखे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करना सीखे। आज सीखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसका स्टडी करेंगे। इसमें कह रहा है मास के, लेकिन वो स्टडी करने से पहले मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि पिछले जो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन था उसका एक एग्जांपल सीख लेते हैं, एक और डिस्कशन, ताकि वो पीछे वाला लिंक हो जाए बात, तब फिर आगे पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है 4 kg, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जिस पे लग रहा है 200 न्यूटन। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा F cos थीटा, एक नीचे हो गया F sin थीटा। बॉडी पर एक और वेट फोर्स लग रहा है वेट mg का कंपोनेंट हो गया इधर mg sin थीटा cos थीटा, और इधर हो गया mg sin थीटा। अब कह रहा है कि इस पे डिफरेंट फोर्सेस के द्वारा वर्क डन चाहिए। फर्स्ट में कि एक में है क्वेश्चन में वर्क डन बाय फोर्स F फोर्स का वर्क डन निकालना हो, ये वर्क डन बाय फोर्स F, तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू F डॉट S, तो क्या F S cos थीटा। F है 200 न्यूटन, S है 4 मीटर। देखिए F कितना है 200 न्यूटन, S कितना है S इक्वल टू 4 मीटर, और बीच का एंगल है 60, तो यहां भी हो गया 60, बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री, इक्वल टू 200 इंटू या 4 इंटू 2 8000, और इंटू 800 इंटू cos 60 का हो गया हाफ, इतना जूल। यानी कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया 400 जूल। F और S से फिगर से क्लियर है, 60 डिग्री पर है, वर्क डन Fs cos थीटा लगा दिए, 200 इंटू 4 इंटू cos 60 आया 400 जूल। सेकेंड में कैलकुलेट करना था वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी देखें तो वर्क डन इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स है mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया s, और cos कितना देखो mg sin थीटा नीचे की ओर है, f s किधर है अपवर्ड जा रहा है, तो दोनों के बीच 180 डिग्री बना। तो यहाँ पर ये एरो देकर एस का डायरेक्शन हुआ mg sin थीटा, तो एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, तो एंगल हो गया 180 डिग्री 180। m कितना है 4, g का 10, sin 60 √3/2, s का 4, cos 120 का -1। आंसर कट के आ गया 4 to 80 √3 माइनस इतना जूल। यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, तो कह रहा है बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट भाग रहा है, तो इस केस में वर्क डन हो जाएगा निगेटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री, तो इसमें वर्क डन होता है निगेटिव है। अब देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स होता कितना है, तो कह रहा है कि बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो गया म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ गिवन द डायग्राम में 0.2, तो यूज करेंगे। एन देखो एन इक्वल टू कितना है F sin थीटा प्लस mg cos थीटा, यहाँ देखे एन इक्वल टू F sin थीटा और प्लस mg cos थीटा, तो म्यू इंटू एन कितना हो गया F sin थीटा
और प्लस है mg cos थीटा। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। बॉडी अगर ऊपर की ओर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, तो ये हमेशा मोशन को का अपोज करता है, यानी बॉडी ऊपर जाए तो फ्रिक्शन किधर चाहेगा, नीचे की ओर रोकना। तो कह रहा है कि बॉडी का मूवमेंट अपवर्ड है तो स्वाभाविक है फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा एफ आर इंटू एस इंटू कॉस 180। एफ आर का हो गया म्यू 0.2, यहां से लिख रहे हैं एफ 200 साइन 60 का √3/2 mg m4g 10 cos 60 का हाफ। s का हो गया 4 और cos 180 का -1। गुना करके जितना आ जाए इतना आ जाएगा, और 2 से 100√3, इधर हो गया 20, 0.2 4 इंटू 0.8 इंटू 100√3 प्लस 20 और विथ निगेटिव, इतना जूल आंसर रह गया। एक और है, वो तो सबसे हल्का है, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। डी में क्या पूछा था, उसको यहीं पे डील कर देते हैं अलग से। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, बाय नॉर्मल, तो कह रहा है कि नॉर्मल एन और एस कितने के एंगल पे है, देखो ये हुआ एस है, यहां दिख रहा है, और ये हुआ एन। एस है इस प्लेन के लॉन्ग और एन है परपेंडिकुलर। जब दोनों दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हुए तो वर्क डन हो गया 0, एन एस cos 90 और ये हो गया 0। तो नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हो जाएगा इस केस में, 0। ये क्वेश्चन क्यों बताया, देखो एक क्वेश्चन में ही मास्टर क्वेश्चन जैसा वर्क डन बाय फोर्स सीखे, वर्क डन बाय ग्रेविटी सीखे, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है उसका एकदम बेहतर एग्जांपल ये बना, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ लिंक किए। और तब अब शुरू करेंगे हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो मिटाता हूं और आगे लिखते हैं, हम लोग सीखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स में दो पार्ट होगा, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा हो गया उसका डायरेक्शन। इन दोनों में से कोई एक भी अगर चेंज हो तो उसे फोर्स को तब वेरिएबल कहा जाएगा, चाहे फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो या फोर्स का डायरेक्शन। याद है सर्कुलर मोशन में इस बात को खूब जोर देकर पढ़े, उसमें बार बार चर्चा आ रहा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कोई एक चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज होना कहलाता है। और मोस्टली उस क्वेश्चन में, उस चैप्टर में सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड सेम रहा था, सिर्फ डायरेक्शन बदला था सर्कुलर मोशन पर घूमने के लिए। उसी तरह खैर उसे छोड़ करके फोर्स पे देखें। फोर्स में भी दो चीज, एक मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। अगर उस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक चेंज होता है तो भी फोर्स को वेरिएबल कहेंगे, और अगर दोनों चेंज हो जाए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन तब भी फोर्स को वेरिएबल ही कहेंगे। तो कह रहा है कि ऐसे में अगर इस तरह का फोर्स हो तो उसका वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो कह रहा है कि ऐसे में फोर्स जो है हर एक डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स बदलता चला जाएगा। यहाँ एक सेंटीमीटर चले तो अलग फोर्स, अगला 1 सेंटीमीटर में अलग, उसके अगला में और अलग, क्योंकि फोर्स तो वैरी कर रहा है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स बदल रहा है। तो वर्क डन के लिए जब F डॉट एस करेंगे तो F कितना लेंगे हम, F तो चेंज हो रहा है बार बार। तो कह रहा है कि ऐसे में आप एलिमेंट्री फॉर्म यानी इंटीग्रेशन फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए, क्योंकि देखो आप इस 11th 12th के क्लास में खूब समझना भी जरूरी है और एक बेहतर एक नोट्स हो जिसे हम बाद में भी रिवाइज कर सकें। If the force applying on a body is changing in its direction or magnitude or both, यदि किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा हो या दोनों बदल रहा हो, तो उस फोर्स को वेरिएबल कहते हैं।
और इस केस में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं हम लोग। अब एक बॉडी है P1 से कहाँ गया, P2 पर गया, और इस बीच फोर्स F लग रहा है जो वेरिएबल नेचर का, चेंजेबल नेचर का है। तो वर्क डन जब लिखेंगे इस केस में तो वर्क डन इक्वल टू एफ स्मॉल पार्ट के लिए वर्क डन निकालेंगे, यहाँ ए स्मॉल पार्ट डी आर, तो कह रहा है इस केस में एफ डॉट डी आर, देखिए जरा एफ ठीक है, डी आर भी बीच का एंगल कॉस थीटा लिया हमने, तो एफ डी आर कॉस थीटा। अगर कंप्लीट वर्क डन निकालना हो P1 से P2 तक, ये हो गया एलिमेंट्री वर्क, अब कह रहे टोटल वर्क डन व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम P1 टू P2, अगर P1 से P2 टोटल जाता है तब, तो कह रहे उस केस में वर्क डन इंटीग्रेशन कर देंगे इसका एलिमेंट्री फॉर्म का एफ डॉट डी आर कहें या एफ डी आर कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, इनिशियल P1 देखे और फाइनल P2, P1 टू P2। इसी फॉर्म को कहते हैं क्या, इंटीग्रेशन फॉर्म, जो वेरिएबल फोर्स के लिए अप्लाई होगा। जब जब वेरिएबल फोर्स लगेगा तो कह रहा है कि सीधे एफ डॉट आर नहीं कर सकते, एफ डॉट डी आर करके और उसको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक इंटीग्रेट कर देंगे और ये वर्क डन मिल जाएगा। सीखे, जब वेरिएबल फोर्स हो तो वर्क डन इस तरह इंटीग्रेशन के मॉडल में निकालते हैं। कह रहे कि इसे एफ डॉट डी आर अगर लिखे हैं तो ये R1 टू R2 ऐसे ज्यादातर रहेगा न्यूमेरिकल बनाने में, प्रैक्टिकल मॉडल में एफ डी आर कॉस थीटा, यहाँ R1 टू R2, तो ये हो गया वर्क डन किस फॉर्म में, जब वेरिएबल हो फोर्स तब। और इसी का कह रहा है कि कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स है तो तीनों एक्सिस के लॉन्ग एक्स वाई जेड के लॉन्ग लगेगा। डिस्प्लेसमेंट भी अगर किसी बॉडी का है तो वो तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, 3 डायमेंशनल। जैसे आप लोग जानते हो कि सीधा लाइन पे कोई चल रहा है 1 डायमेंशनल, अगर कोई कॉपी पे आप लिख रहे हो और लेंथ विड्थ दोनों चेंज होता है उसमें, तो वो 2 डायमेंशनल। या आप कैरम बोर्ड पे जो खेलते हैं तो उसपे जो कैरम बोर्ड की का जो गोटी होता है उसका जो मोशन है, स्ट्राइकर का मोशन है, वो जो है वो 2 डायमेंशनल। और जो क्रिकेट ग्राउंड में बॉल है या फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल का जो मोशन है 3 डायमेंशनल मोशन। या आपने रात में सोते समय नेट लगाया और नेट में जो मच्छर घुस गया उसका मोशन क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन, एक्स वाई जेड तीनों चेंज होता है। तो कह रहा है कि अगर वही कंपोनेंट फॉर्म में या इसी को एक और वर्ड यूज किया जाता है प्रोजेक्शन फॉर्म में, तो इस फॉर्म में अगर हो तब क्या होगा, कह रहा है इस केस में वर्क डन जब लिखेंगे तो एफ का कंपोनेंट फॉर्म में एक्स कंपोनेंट फोर्स का, बाई कंपोनेंट फोर्स का, जेड कंपोनेंट फोर्स का, ऐसे लिखे। और डॉट कितना हो जाएगा, अब डी आर का डी एक्स से आई, डी वाई जे और डी जेड के। कह रहा है कि इसे जब ढंग से लिखें तो एफ एक्स है डॉट डी एक्स x1 टू x2 प्लस है, इसमें तो R1 टू R2 ही अभी रखेंगे। फिर एफ बाई डॉट डी वाई y1 टू y2, और फिर एफ जेड डी जेड, और ये हो गया कहाँ
Z1 to Z2, तो ये वर्क डन निकल कर आएगा अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तब। ये वाला ये कंपोनेंट फॉर्म में कह रहा है कि इसे निकाला जाए। थोड़े हो तो जब क्वेश्चन में ए फॉर डी एक्स दिया रहेगा तो उस अकॉर्डिंग हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। अभी गिवन नहीं है एफ एक्स, तो अभी इसमें कैलकुलेट हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और इसमें लगाते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए तब, जो कि सीख चुके पहले, बट देखते हैं यहां भी थोड़ा उसका। व्हेन फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट है, कह रहा फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन इक्वल टू एफ एक्स बाहर डी एक्स x1 टू x2, एफ बाई बाहर डी वाई बाई 1 टू बाई 2, क्योंकि फोर्स तो वेरिएबल है ही नहीं, तो जो वेरिएबल है सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होगा। और इस केस में एफ एक्स x2 माइनस x1, एफ बाई 2 माइनस y1 और एफ जेड x2 माइनस x1, तो इस तरह से निकल कर चला आएगा अगर इस केस में हम निकालें तब। तो कह रहा है कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य वो नहीं है। हमारा मेन पर्पस अभी ये वाला सीखना था कि जब फोर्स वेरिएबल हो तब हम फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों लेकर उसे इंटीग्रेट करेंगे, तब कंप्लीट वर्क डन निकलेगा। क्यों? और इसमें होता क्या है कि छोटे छोटे हिस्सों में आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अभी भी हो रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन लगा देने से वो पूरा जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो दायरा है वो इनफाइनाइटली छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाता है, और हर एक पार्ट का कैलकुलेशन अलग अलग होता है और वो जुटता है, और जुट करके वो हमको मिलता है। तो इतना करने के लिए मैथमेटिक्स में जो टूल है उसका नाम है इंटीग्रेशन। तो हम इतना नहीं करते कि एक R1 से R2 में जितने छोटे छोटे इनफाइनाइट पार्ट्स बना दिए और हर एक पार्ट में F इंटू एस करेंगे, तो मैनुअली तो पॉसिबल है नहीं, तो उसको मैथमेटिकल टूल लगाते हैं कि करते वही है कि हर एक पार्ट का R1 से R2 तक हर एक छोटे छोटे हिस्से का F इंटू एस अलग अलग निकालते हैं। लेकिन उसको करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं तो उसमें उसका नाम है इंटीग्रेशन। उसमें अपने आप ही हर एक पार्ट का अलग अलग कैलकुलेशन हो जाता है, R1 से R2 तक जाने के क्रम में इनफाइनाइट पार्ट्स में बांट कर उसे, और हर एक छोटे पार्ट का कैलकुलेशन कर दिया जाता है इंटीग्रेशन के जरिए। तो सीखे वाला भी। अब कह रहा है कि इसमें कुछ और बात सीखते हैं कि जैसे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ क्या मीनिंग देता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखते हैं, उसका वैल्यू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कह रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाए इस तरह से, इधर ए से डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स को दर्शाए। एक ग्राफ इस तरह लिए, ये था S1 या R1 लिखते हैं, और ये हो गया R2। कह रहे हैं कि इसमें बीच में कोई छोटा सा पट्टी काटिए जिसका चौड़ाई dr है और फोर्स यहाँ F है। इसका एरिया क्या हो जाएगा। कह रहे स्मॉल पार्ट, इसका नाम दे दें A B C और D। तो ABCD एक रेक्टेंगल हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितने के इक्वल हो जाएगा, F इंटू dr। F इंटू कितना हो गया dr। कह रहा है कि इसको अगर पूरा एरिया निकालना हो तो एरिया, टोटल एरिया इक्वल टू F dr, कहां से कहां तक है, R1 टू कितना हो गया R2। टोटल एरिया हो गया F dr R1 टू R2। तो कह रहा है कि यानी ये जो है F dr ये किसके बराबर हुआ dw, ये किसके बराबर हो गया टोटल वर्क डन के बराबर। ये सब बात से एक बात समझ में आया कि एरिया अंडर कर्व गिव्स वर्क डन। एरिया अंडर कर्व ऑन ए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। एक बार और समझते हैं, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है,
देखो एक कर्व लिया, कर्व लिए फोर्स का कर्व है, ये डिस्प्लेसमेंट का लाइन है। अब इस कर्व के नीचे का जो पूरा एरिया है क्या देगा, तो कह रहा है कि उसके लिए एक स्मॉल पट्टी काटे जिसका चौड़ाई कितना है dr, हाइट कितना है f, वर्क डन इसका एरिया हो गया स्मॉल एरिया जिसको कहें dA स्मॉल एरिया, तो वो बराबर हो गया किसके, एफ डी आर। कह रहा है कि एफ डी आर तो डी डब्ल्यू के बराबर भी होता था, एलिमेंट्री वर्क डन के बराबर। कह रहा है टोटल एरिया अगर लिखें और थोड़ा समझा के लिखते, टोटल एरिया ए इक्वल टू, तो स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन कर देते ऐसे, ये लिखते इंटीग्रेशन स्मॉल एरिया क्या दे रहा था, वर्क डन, और ये आ गया निकल करके एफ डी आर R1 to R2। तो यानी ये क्लियर हो गया कि एरिया अंडर कर्व है, ये वर्क डन होता है जो अभी अभी पढ़े भी थे। तो कह रहे इससे क्लियर हुआ कि एरिया अंडर कर्व ऑन एफएस डायग्राम, फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम गिव्स वर्क डन। ये इतना हार्ड नहीं है, सीधी सी बात है कि एफएस डायग्राम पर जो कर्व के नीचे एरिया होगा वो वर्क डन देगा, उतना लिंदी या कुछ बात को खींचने की जरूरत ही नहीं है। एरिया अंडर कर्व ऑन एफएस डायग्राम गिव्स वर्क डन। वर्क डन इन एंगुलर फॉर्म पढ़ते हैं। कह रहा है जिस तरह से लीनियर मोशन में वर्क डन एफ डॉट एस हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह अगर गोल पाथ पे कोई चीज चल रहा हो तब वर्क डन निकालने का तरीका क्या होगा। कह रहा है कि यहां पर ऐसे सर्कुलर पाथ बनाया गया, यहां सेंटर है, ये आर डिस्टेंस पर एक एलिमेंट यहां लिए dr, ये डायरेक्शन हुआ, और कह रहा है कि इस केस में एक L है, इसको L लिए जब इसको dr लिए तब, और वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कह रहा है वर्क डन इक्वल टू हो गया एफ डॉट dr, और इसका हो गया इंटीग्रेशन एफ डॉट dr। कह रहा है कि dr का डायरेक्शन और बॉडी पे लगने वाला फोर्स, ये दोनों का डायरेक्शन इसमें हो जाएगा सेम। लेकिन सर एक चीज पढ़ाए थे कि जब सर्कुलर मोशन में पत्थर को बांध कर रस्सी से घुमाते हैं तो टेंशन के द्वारा वर्क डन 0 होता है। तो कह रहे वो धागा से बांध के घुमा रहे थे और ये धागा के लॉन्ग टेंशन था और बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा था, उसमें टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल था वो 90 डिग्री था और इसलिए वहां वर्क डन 0 हुआ था। ये दूसरा सिचुएशन है, इसमें कह रहा है कि एक एंगुलर वे में फोर्स को कैसे दर्शाएं। अगर यहाँ मान लो फोर्स एफ लग रहा है, उसके चलते कह रहा है कि एक डिस्प्लेसमेंट हुआ डी थीटा, और कह रहा है कि तब इस केस में जैसे R1 से R2 जाता अगर लीनियर में, तो एंगुलर में θ1 से θ2 डिस्प्लेसमेंट गया, तो बताना है कि इसमें टोटल जो है, जैसे मान लो यही कहीं है θ1 और इनिशियल से θ1 और वहां से गया फाइनली θ2 तक है, इनिशियल पोजीशन θ1 और फाइनल पोजीशन θ2। तो मेरा उसके लिए वर्क डन एफ dr का कितना हो जाएगा, देखिए ट्रिगो लगाते हैं थोड़ा सा, d थीटा इक्वल टू dr बाई l, तो dr इक्वल टू l इंटू डी थीटा। एफ dr यही लिख देता है, एफ dr cos पाई इक्वल टू एफ dr cos 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एफ dr। अब लिखे एफ dr का हो गया एल डी थीटा, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एल का क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ है, फोर्स इंटू फोर्स आर में टॉर्क के बराबर होता है, और इंटू डी थीटा, थीटा इनिशियल θ1 और बाद में θ2, टॉर्क
θ2 माइनस θ1। तो ये फॉर्मूला आया वर्क डन निकालने का ही है, लेकिन एंगुलर मोशन के फॉर्म में अगर हो तो उस केस में वर्क डन इस मेथड से निकालेंगे। याद भी बड़ा आसान है। फोर्स देखो, जो लीनियर मोशन में फोर्स का वैल्यू है वही सर्कुलर मोशन में टॉर्क का वैल्यू है। तो फोर्स की जगह क्या आ गया, टॉर्क। और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में एस होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, थीटा। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में एस या आर से डिनोट कर रहे थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वही चीज किससे डिनोट करते हैं, थीटा। यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वही हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां भी हो गया टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर फोर्स का काम किया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। कुल मिलाकर चीजें लगभग वही रहती है, सिर्फ लिखने का ढंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो क्या वर्क डन इन एंगुलर फॉर्म में, सर्कुलर मोशन के फॉर्म में अगर लिखना हो तब हम इस तरह से लिखेंगे। और अब जो आज थ्योरी पढ़े उससे रिलेटेड एग्जांपल्स मैं आपको करवा देता हूं ताकि ये कंफर्म हो जाए सब कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 टू r2 अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। r1 है 2i3j, r2 है 4i6j और f भी वेरिएबल है 3x² i 2y से। तो ये क्लियर है कि जब फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है, मतलब साफ है कि फोर्स वेरिएबल नेचर का है। और जब वेरिएबल नेचर का फोर्स है तो इंटीग्रेशन मेथड ही लगेगा। तो उसके लिए जरूरी तैयारी करें। r1 देखें कितना है 2i3j, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो x1 y1 इक्वल टू 2,3, r2 4i प्लस 6j, कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसको लिख दें x2 y2 के मॉडल में तो हो गया 4,6। फोर्स कितना है, x कंपोनेंट है फोर्स का 3x² और y कंपोनेंट है देखिए 2y। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाए थे, Fx dx x1 to x2 F by dy और y1 to y2 रख दीजिए। 3x² dx कहां से कहां तक, x1 है 2 और x2 है 4 प्लस इधर f by कितना है, f by है 2y dy, y1 हो गया 3 और y2 6 है। 3 से कहां तक है, 6 तक है। अब इसे इंटीग्रेट कर ले हम लोग, कितना हो जाएगा 3x³ बटा 3 और 2 to 4 प्लस 2y² बटा 2 और ये 3 से 6 है, कट गया 64 माइनस 8 और इधर हो गया 36 माइनस 9, ये हो गया 64 और 36 100 और माइनस 17 83 जूल। यानी इस केस में फाइनल वर्क डन कितना आया, 83 जूल है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम r1 to r2 इज इक्वल टू 83 जूल। सीखे। देखो एक और आसान क्वेश्चन है, द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x²। F डिपेंड कर रहा है x पर यानी पोजीशन पर। एक्ट ऑन अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 मीटर है। कह रहा है कि ये तो सबसे आसान हुआ, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा F डॉट dx और कोई फोर्स है ही नहीं, x1 to x2 फोर्स हो गया 7 माइनस 2x 3x² dx और x1 0 to x2 5 इंटीग्रेशन कर दें 7x ये x का x² by 2
3x² है तो x³ और 0 to 5 एक कैंसल रख दीजिए, 35 25 और प्लस 125 है, कितना आ गया निकल करके 135 है, इतना जूल। फाइनल आंसर हो गया इसमें 135 जूल है। ठीक है, करेक्ट आंसर भी है। ये तो बहुत हल्का था, जिसमें बनना ही था। वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स किए और आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l is laying on a frictionless table in such a way that its 1/3 part is hanging vertically down. The work done in pulling the chain up the table is, कह रहा है कि एक टेबल है और इस टेबल पे एक चेन रखा हुआ था, ये दिखा से चेन रख रहे हैं और इस चेन का 1/3 पार्ट जो है ऐसे नीचे हैंग है, L/3 टोटल का इतना। तो कह रहा है कि इसको ऊपर खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक चेन का L/3 पार्ट हैंग्ड है इस तरह से, तो कह रहा है कि उस हैंगिंग पार्ट को खींच के चढ़ा देना है टेबल पे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। होगा क्या, यूं तो सीधा सीधे होता है कि mgh आ जाता, लेकिन कह रहा है नहीं, जैसे जैसे चेन ऊपर चढ़ेगा इसका वेट घटता चला जाएगा, यानी जो वेट है mg है वो फोर्स वेरिएबल होगा, वो फिक्स नहीं होगा। यहाँ पर जैसे जैसे चेन का हिस्सा ये वाला ऊपर चढ़ाएंगे, वो है जो इसका वेट है, जो फोर्स है mg इस पर, वो घटता चला जाएगा, क्योंकि ऊपर चढ़ेगा ये वाला तो साइज छोटा होते जाएगा तो इसका वेट भी घटेगा। तो इसी बात को ध्यान रखें। कह रहा है कि लेट x length of chain is pulled up कह रहा है कि मान लो कि इसमें से x पार्ट है जो ऊपर खींचा गया, ऐसे एरो ऊपर की ओर ही दिखाते हैं, x है यहाँ, बचा इधर कितना L/3 माइनस x है, ये बच गया। इतने पार्ट का वेट कितना हो जाएगा, कह रहे वेट ऑफ L/3 माइनस x पार्ट है, तो इक्वल टू टोटल मास m, टोटल लेंथ l, और जितने का निकालना है वो L/3 माइनस x है। x पार्ट खींच चुके और यहाँ dx टेंड्स टू है खींचने का, कितना खींचना चाह रहे हैं dx है ना। बता दें इंटीग्रेशन मेथड में न्यूमेरिकल को फोर्स के छोटे छोटे पार्ट में बांट करके उसको जोड़ निकल जाता है, जो इंटीग्रेशन करते हैं उसके कारण। तो कह रहा है एक सम चढ़ा चुके, अब चढ़ाने का मनसा हमारा, इच्छा हमारा, कोशिश क्या है dx का, कितना चढ़ाना चाह रहे हैं dx है। तो कह रहा है कि उस समय फोर्स कितना हो जाएगा, तो ये वेट नहीं, पहले तो मास लिखे हम लोग। फोर्स ऑन हैंग्ड पार्ट इक्वल टू वेट ऑफ L/3 माइनस x पार्ट, और ये वेट कितने के बराबर हो गया m/l L/3 माइनस x और इंटू जी, mg मास इंटू g, ये वेट लग रहा है इस पे। कह रहा है कि यहाँ से वेट नीचे की ओर लगा, यही वेट आया निकल करके नीचे की ओर, यहाँ दर्शा देते हैं। फोर्स नीचे की ओर mg इतना लगेगा, डिस्प्लेस कर रहे हैं ऊपर, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स m/l L/3 माइनस x g और इंटू dx, यही तो पढ़े थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना। तो पहले कह रहा है कि फोर्स किधर की ओर है, कह रहा है कि खींच ऊपर की ओर है, वेट नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos पाई 180 डिग्री लगा दिए, और शुरू में L/3 था, बाद में पूरा चढ़ गया, यानी लेंथ है, ये जो हैंड पार्ट है ये वाला, पहले L/3 था वो,
लेकिन अब क्या है, वो जब ऊपर चढ़ा दिए सबको खींच करके, तो वो हो गया 0, वो सब का सब ऊपर चढ़ गया। तो कह रहे हैं कि L/3 से 0, कितना आंसर हो गया देखिए जरा, M/3 यहाँ हो जाएगा mg/3 माइनस mg/Lx। तो mg को कॉमन ही कर ले, जो सबसे बढ़िया क्यूट हुए जा रहे हैं। mg को कॉमन कर लिए इधर, L/3 से 0, और हो गया कितना, mg कॉमन कर लिए 1/3 और x/L, 1/3 और माइनस x/L, ये बच गया और ये हो गया dx। इंटीग्रेशन, अब तो सिर्फ काम रह गया इंटीग्रेट करने का सही सही। mg आगे है 1/3 का 1 का x और इस x का x²/2 और x/3 x²/2 इंटीग्रेशन में रख दें L/3 to 0। cos पाई के चलते आगे माइनस आ चुका था, यहाँ भी माइनस, एक बार 0 रखेंगे इसमें 0, फिर माइनस, और उसके बाद माइनस mg x L/3, तो यहाँ हो गया L/9 माइनस, यहाँ x का रखेंगे L/3 तो आ जाएगा L/18 कट करके, ये घटा दे और ये आ गया निकल कर mg L/18, इतना यूनिट वर्क डन होगा, mg L/18 और परफेक्ट आंसर है एकदम। करे इस चेन को नीचे से ऊपर चढ़ाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो mg L/18 है। सीखे इसे और रिपीट जहां दिखने लगे, वीडियो फॉर्मेट में लेक्चर हो तो फायदा कि हम उस पॉइंट को फिर से रिपीट कर सकते हैं। यहाँ एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम दिया गया है और उससे कह रहा है कि इसके हेल्प से वर्क डन निकाल कर बताइए। फोर्स न्यूटन में यहाँ दिया हुआ है और नीचे डिस्प्लेसमेंट किस में है, मीटर में दिया हुआ है। वर्क डन पढ़े थे कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पर जो एरिया कैलकुलेट होकर आता है वो वर्क डन देता है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ से इसको मिलाए और यहाँ से इसको भी रखें। देखो ये एरिया आएगा निकल कर, ये 5 यूनिट, ये हो गया 20, बीच का 2 से 10 है तो 8 आएगा। तो सबसे पहले लिखें कि वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व, वो एरिया किसके बराबर है, तो ये दिखने से ट्रापेजम आ रहा है, समलंब चतुर्भुज ट्रापेजम, तो उसका एरिया क्या हो गया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू विड्थ है, 1/2 25 into 8 200/2, यहाँ आ गया 100 जूल। यानी इस केस में वर्क डन कितना हो गया, तो इस केस में वर्क डन हो गया 100 जूल। और ये बहुत आसान क्वेश्चन बना आपके लिए, सीखे, वर्क डन इक्वल टू 100 जूल। जो थ्योरी आज पढ़े उन सारे थ्योरी पर उसको समझने के लिए एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, और ये एग्जाम्पल मॉडरेट लेवल का होता है, इजी, मॉडरेट भी क्या, थोड़ा इजी ही रहता है, तो कह रहे जिससे हम थ्योरी को क्लेरिफाई करते सीखते हैं। तो कह रहे वैसा ही ये जो सीखे कि एरिया अंडर कर्व ऑन एफएस डायग्राम गिव्स वर्क डन, एक एग्जाम्पल बनाए उसका, तो ये उसी का सेकंड है। कह रहे डायग्राम दे दिया गया है, कह रहे वर्क डन बताइए -2 से 0 में और 0 से 4 तक जाने में। तो बताओ इससे हल्का क्या क्वेश्चन मिलेगा। कह रहा है कि पहला का आंसर हुआ वर्क डन इक्वल टू एरिया कितना -2 टू, या ये भी नहीं करने का जरूरत है, ये एरिया A1 और इधर वर्क डन हुआ इसका, एरिया हो गया A2, ऐसे डायरेक्ट लिखे। वर्क डन इक्वल टू A1 हो गया कितना, हाफ इनटू बेस, ये है 2 यूनिट, और इधर हो गया ये -10, तो एरिया 2 इंटू और ये 10 कितने जूल के बराबर हो गया, ये
तो कह रहे 10 जूल निकल के आया। तो इस केस में वर्क डन कितने की इक्वल आ गया, कह रहे इस केस में वर्क डन आ गया 10 जूल के बराबर। सेकंड केस में 0 से 4, तो बेस हो गया 4, और हाइट कितने के बराबर है, तो हाइट बराबर है कितने का, 20 का उसमें, तो उसमें भी इसी तरह निकाल देंगे। कह रहे सेकंड का जब डिस्कस करें, वर्क डन इसको 2 नाम दे देते हैं, तो एरिया 2 हाफ इंटू, देखो यहां से यहां तक जाएगा तो बेस हो गया 4, हाइट है कितने तक है 20, तो हाफ इंटू 4 इंटू 20 तो इक्वल टू हो गया 40 जूल। ये वर्क डन आ गया निकल के। लेकिन सर यहाँ पर और कोई सिग्निफिकेंस, बोले हाँ ये चीज सीखने लायक है। एरिया अगर ऊपर में हो तो पॉजिटिव हो, और एक इस एक्सिस से नीचे है तो वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो कह रहा है कि इसमें 2 वर्क डन हो जाएगा, A2 पॉजिटिव और A1 वर्क डन यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो एक मार्क करने वाली बात है कि एरिया जो डिस्प्लेसमेंट लाइन से ऊपर था पॉजिटिव, और जो उससे नीचे है वो निगेटिव, और एरिया इस केस में आ जाएगा W1 जो है वो -10 जूल, ऐसे लिख देंगे -10 जूल है। तो ये लिखे हम लोग। आगे और इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जब करते हैं, प्योर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, तो उस समय हम लोग इस पे और क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखते हैं सर्कुलर मोशन का जो पढ़े थे कि एंगुलर मोशन में वर्क डन कैसे निकालते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं। अ कपल ऑफ मोमेंट्स 200 by pi Newton meter produce 2 revolutions per second in a body. Calculate the work done during 2 revolution. देख कह रहा है कि कपल ऑफ फोर्स मोमेंट मतलब टॉर्क है 200 by pi न्यूटन मीटर, θ2 माइनस θ1 है 2 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में होता है 2 पाई, कितना होता है, एक चक्कर घूमने में कितना एंगल कवर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, तो एक चक्कर में 2 पाई, तो 2 रिवॉल्यूशन 2 इंटू 2 पाई यानी हो गया 4 पाई। टॉर्क मिल गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो वर्क डन कितना पढ़े थे इस केस में, फिर इसमें पढ़े थे टॉ डी थीटा से लिखे थे θ1 to θ2, लेकिन निकल कर आ गया था सीधा टॉ θ2 माइनस θ1। टॉर्क का 200 बाई पाई और इंटू हो गया 4 पाई, पाई कट गया 800 जूल, यानी इस केस में वर्क डन कितने के बराबर आ जाएगा, तो इस केस में वर्क डन हो जाएगा 800 जूल के बराबर है। तो आज जो जो टॉपिक पढ़े थ्योरी उसका एग्जाम्पल सीखे, और इसमें इतना ही। अभी और इस पे कुछ बताऊंगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हैं, वो भी एक वेरिएबल फोर्स है, और स्प्रिंग फोर्स पढ़ करके वो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के बाकी टाइम में ढेर सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा देंगे इस टॉपिक पे, वेरिएबल फोर्स पर, और तब एक और मजबूत हो जाएगा।